प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एशिया और अफ्रीका के विशेष संदर्भ में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विकास के विषय में पढ़ेंगे। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अनेक देशों में उत्पादन कार्य कारखानों में मशीनों द्वारा होने लगा, जिससे उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उन देशों के समक्ष तीन मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो गईं। पहली, कच्चे माल की समस्या। दूसरा, निर्मित माल को खपाने की समस्या। और तीसरे, बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने की समस्या। इन तीनों समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए यूरोपीय देशों ने जो संकल्पना विकसित की वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कहलाई। साम्राज्य शब्द 1872 ईस्वी में बेंजामिन डिज़रायली ने 1874 में ब्रिटेन के आम चुनाव के संदर्भ में काम लिया। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने उपनिवेश शब्द को प्रयुक्त किया। साम्राज्यवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से आधिपत्य स्थापित करता है, जबकि उपनिवेशवाद में सिर्फ आर्थिक हितों को साधने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अधिकार करता है। व्यापक अर्थों में साम्राज्यवाद से आशय है कि जब एक देश दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके स्वयं की सीमाओं का विस्तार करता है। प्रोफेसर शूमैन के अनुसार अधीन देशों पर शक्ति और हिंसा के द्वारा विदेशी राज्य बनाए रखने को साम्राज्यवाद कहते हैं। प्रोफेसर लैंगर ने साम्राज्यवाद को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि साम्राज्यवाद से तात्पर्य उस तीव्र इच्छा से है जिसके कारण एक राज्य के लोग राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे समूह या भूक्षेत्र पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य के काल में यूरोपियों द्वारा भौगोलिक खोजों के पश्चात पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए थे। हॉब्सन ने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद में उपनिवेशवाद की भी विस्तृत व्याख्या दी है। हॉब्सन लिखते हैं, उपनिवेशवादी प्रक्रिया में राष्ट्र अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूरस्थ या समीप स्थित उन क्षेत्रों को अपने में मिलाने का प्रयास करता है जहां की जनता उस राष्ट्र में विलीन होने की इच्छा नहीं रखती और न ही उन्हें आत्मसात किया जा सकता है। साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद विकसित देशों के आर्थिक हित में किया गया राजनीतिक शक्ति का अविकसित देशों में प्रसार था। साम्राज्यवाद के प्रेरक अनेक तत्व थे, जिनमें अधिशेष उत्पादन को खपाना, कच्चे माल की जरूरत, अतिरिक्त पूंजी के निवेश की समस्या तथा धर्म प्रचारकों एवं साहसिकों के अदम्य उत्साह ने साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। साम्राज्यवाद शब्द तो विश्व में सदियों से प्रचलन में है, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय यूरोपीय देशों ने ही बनाया था। पुराने साम्राज्यवाद का मूल आधार वाणिज्यवाद था। एडम स्मिथ एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मुक्त व्यापार के सिद्धांत के लोकप्रिय होने से पुरातन वाणिज्यवादी पद्धति अब समाप्त होने हुई और इसका स्थान नव साम्राज्यवाद ने ले लिया। यहाँ हम कुछ उन कारणों का उल्लेख करेंगे जिनके कारण यह नव साम्राज्यवाद अस्तित्व में आया। इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण आर्थिक कारण थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापक पैमाने पर कारखानों में मशीनों द्वारा माल तैयार किया जाने लगा, जिसके खपत के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त उद्योगों को चलाने के लिए कोयला, लोहा, कपास, सन
आदि जैसे कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। उद्योग प्रधान देशों में अधिकांश लोग कारखानों में कार्य करने लगे, जिससे कृषि कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं हुए और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई। इससे अधिक आबादी वाले देशों को अनाज आयात करना पड़ा। जिन देशों में उद्योग पनपने लगे, उनमें पूंजी निवेश करने पर मुनाफा कम होता था, जबकि पिछड़े हुए देशों में पूंजी निवेश करना लाभदायक था। इसीलिए पूंजीपति साम्राज्यवाद के समर्थक थे। यातायात के साधनों के विकास एवं बढ़ती हुई जनसंख्या और व्यवसायी वर्ग के निहित स्वार्थों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना तथा विदेशी हुंडी के प्रचलन से मुद्रा का प्रचलन आसान हो गया और इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने भी उपनिवेशों में सामान मंगवाना और भेजना आसान कर दिया। इस नव उपनिवेशवाद के कुछ कारण राजनीतिक भी थे। फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। उग्र राष्ट्रीयता से प्रेरित देशों ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवाद का सहारा लिया। साम्राज्य का विस्तार करना देशभक्ति का प्रतीक बन गया। इटली और जर्मनी का एकीकरण इसी उग्र राष्ट्रीयता का प्रतिफल था। इस समय यूरोपियन देशों में राजनीतिक नेतृत्व मध्यम वर्ग और पूंजीपतियों के हाथ में था, इसलिए उन्होंने उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित किया। इस नव साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि में धार्मिक कारण भी मौजूद थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उपनिवेशों की जनता असभ्य है और हमें उनको सभ्य बनाना है। अतः उन्होंने धर्म प्रचार के लिए नई नई जगहों को चुना। जब स्थानीय लोग पादरियों के आचरण को नापसंद करते और उन्हें खदेड़ देने का प्रयास करते, तो पादरियों की सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा के बहाने हस्तक्षेप कर उस देश पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लेती थीं। चीन में जब जर्मन पादरी मारे गए, तब जर्मनी की सरकार ने सेना भेजकर चीन में राजनीतिक हस्तक्षेप किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद के प्रसार में सहयोग किया। डॉक्टर लिविंगस्टोन ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया था कि अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हो ताकि वहां ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके। साम्राज्यवाद और विश्व राजनीति पुस्तक में पीटी मून ने लिखा है कि ईसाई पादरियों ने स्थानीय आदिवासियों को कपड़ा पहनना सिखाया। उसके पश्चात व्यापारी कपड़ा लेकर पहुँचे। व्यापारियों के पश्चात शासक अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे। इनके अतिरिक्त भौगोलिक खोजों को भी साम्राज्यवाद के विकास में सहायक माना जाता है। भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय वाणिज्य व्यापार में क्रांति ला दी और वाणिज्यवाद के विकास के साथ औपनिवेशिक साम्राज्य का भी विकास हुआ। उग्र राष्ट्रवादी अवधारणा को भी साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्य विस्तार प्रत्येक यूरोपीय देश की प्रतिष्ठा का विषय बन गया और ऐसा माना जाने लगा कि अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उपनिवेशों का होना निहायत जरूरी है। इंग्लैंड एवं अन्य देशों की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या में अतिशय बढ़ोतरी हुई और बढ़ी हुई आबादी के जीवन निर्वाह के लिए यथोचित आर्थिक संसाधनों का होना आवश्यक था। जब यूरोप में बेकारी में वृद्धि होने के साथ खाद्यान्न का संकट मंडराने लगा, तो उन्होंने उपनिवेश स्थापित करने आरंभ किए, जहां से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि काले लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी गोरे लोगों की है। इसका बोध कराने के लिए अनेक यूरोपीय विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रचना की।
फ्रांस के जूल्स फेरी, ब्रिटेन का शीले, जर्मनी का प्रोफेसर त्रित्स्के आदि अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया। प्रोफेसर मून ने इस विचार को आक्रामक परोपकारिता की संज्ञा दी है। यह आक्रामक परोपकारिता की इच्छा यूरोपियों को अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का एहसास कराती थी और अविकसित राष्ट्रों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित करती थी, जिसके कारण नव साम्राज्यवाद अस्तित्व में आया।